दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तो बच्चों, काफी दिन हो गए है ना। तो मैं आज एक लेक्चर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, नॉलेज एंड विजडम का क्रिटिकल एनालिसिस, है ना। नॉलेज एंड विजडम ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट ईयर पढ़ाया था 2021 में। लास्ट ईयर क्या, 2 ही साल हो जाएंगे अब तो, है ना। उस वक्त पढ़ाया था ऐसे। तो आप इसकी 3 पार्ट हैं इसके, तीनों का लिंक मैं ऐसा करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा। तो आप लोग वहां से क्लिक करके वो तीनों वीडियोस देख सकते हैं। बाकी इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है मैं अपलोड अब कर रहा हूँ, है ना। तो वो बच्चों देखो, ये जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये नोट्स सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए है कि आपको लिखना कैसे आंसर। इसमें बहुत जगह आपको एग्जांपल्स कोट करने पड़ेंगे, लाइंस कोट करनी पड़ेंगी, है ना। वो सब आपको अपना टेक्स्ट ओपन करना है और वहां से कोट करना, ठीक है। और मैं इस नोट का जो पीडीएफ का लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। देखो, बर्टन रसल वाज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ब्रिटेन के मैथमेटिशियन, फिलोसफर, लॉजिशियन, राइटर, ये सब कुछ थे, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। और 1872 में बॉर्न हुए और 1970 में डेथ हुई। तो बेसिकली देखा जाए तो पूरा 98 साल जिए, काफी लंबा जिए। और इनको ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स में से माना जाता है। मतलब जो 20th सेंचुरी के सबसे बड़े प्रोज राइटर्स थे ना, आप जानते हो पोइट्री एंड प्रोज, है ना। जो ऐसे वगैरह होते हैं प्रोज होते हैं, पोइट्री की अलग चीज होती है। पोइट्री में बोल सकते हो राइम होती है, रिदम होती है, ये सब चीज होती है ना। तो ये ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स में से काउंट किए जाते हैं। इनको मतलब इतने बड़े राइटर थे कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला लिटरेचर के लिए 1950, मतलब लिटरेचर में 1950 में, सन 1950 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं कि उन लोगों का, किनका, जो फिलोसफर भी हैं और राइटर भी हैं, और जिन्होंने लिटरेचर में एक्चुअल में देखा जाए तो लिटरेचर की सब्जेक्ट मैटर को वाइड किया। यानी कि देखो, फिलोसफर प्लस राइटर, और इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट मैटर। देखो लिटरेचर, अब लिटरेचर में लिखने की कुछ विधाएं हैं, कुछ जॉनर्स है ना। तो इन्होंने क्या किया है, उसमें भी सब टॉपिक्स होते हैं कि आप किस चीज पे लिखते हैं आपकी। तो इन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड किए लिटरेचर के अंदर अपनी राइटिंग्स के थ्रू, मतलब जो पहले उनके ऊपर लिखा नहीं गया या फिर बहुत कम लिखा गया। जैसे कि एथिक्स, मोरालिटी, फिलॉसफी, है ना। इन चीजों पे पहले बहुत कम लिखा गया था। फिर सोशल इश्यूज भी ये ज्यादा, मतलब इन्होंने इंक्लूड करना स्टार्ट किया उस टाइम पे। इकोनॉमी, पॉलिटिकल टॉपिक्स, ये सब टाइम, मतलब ये वो फेज था जब इन्होंने इन चीजों को इंक्लूड करना स्टार्ट किया लिटरेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये चीजें फिर बाद में कॉमन हो गई, आज के टाइम में कॉमन हो गई हैं अब, ठीक है। तो ये अपने एसेज में सब चीजों को इंक्लूड करते थे, इन टॉपिक्स को। और इनका जो ऐसे है नॉलेज एंड विजडम जो हम कर रहे हैं, ये एक्चुअल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर से डील करता है, नो विजडम और नॉलेज के बारे में। क्योंकि ये दो टर्म जो है ना, विजडम एंड नॉलेज, ये इस तरह की है कि भाई नॉलेज क्या होती है, कि विजडम किस तरीके से डिफरेंट है नॉलेज से, है ना। और वो कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जिससे आपकी विजडम बढ़ेगी, है ना। विजडम कैसे सिखाई जा सकती है। तो नॉलेज एक डिफरेंट चीज है ना, और विजडम अलग है। आपको पता है, देखो, जैसे ही मतलब राइटर अपने मेन टॉप पॉइंट्स पे आता है, मतलब मेन आइडियाज पे आता है, तो वो सीधा सीधा एक चीज बोलता है। मतलब जब हमने पढ़ा था ऐसे, तब भी मैंने बात बताई थी कि वो डायरेक्टली एक चीज बोलता है कि नॉलेज तो है ना, हमने बहुत ज्यादा गेन कर ली है। मतलब जब से एंशियंट टाइम से, प्राचीन जमाने से नॉलेज क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है मल्टीफोल्ड, कई गुना इंक्रीज हो गया। अब हमने हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पे, हर इशू पे, मतलब प्रकृति से लेके सब चीजों पे, मतलब हम लोगों ने बहुत नॉलेज गेन कर ली है, रिसर्च कर करके, खोजबीन करके। परंतु उनकी एक मतलब शिकायत है राइटर की कि भाई विजडम इतनी इंक्रीज नहीं हुई है। तो विजडम एक्चुअल में है क्या? विजडम होती है कि जो नॉलेज आपको मिली है, उस नॉलेज को आप सही ढंग से इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो उसे बोलते हैं विजडम। कि नॉलेज तो सबके पास में हो सकती है, नॉलेज तो बहुत लोगों ने गेन कर ली है, परंतु विजडम उनके अंदर डेवलप नहीं हुई है, उनको उस नॉलेज का इस्तेमाल करना नहीं आया है, ठीक है। तो राइटर फिर आगे बताते हैं कि भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विजडम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या करते हैं, उन्हीं को हम आगे समझेंगे। तो देखो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। तो वो ये बोलते हैं कि देखो, जो कोई भी एक प्रॉब्लम होती है ना समाज में, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। और हमको फिर डिसाइड करना पड़ता है किस कारण को कितना वेट देना है, यानी किस पे कितना जोर देना है। अब कोई रिसर्च वर्क करेगा तो रिसर्च वर्क करते वक्त उसको पता है कि उसको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे रिसर्च वर्क से क्या क्या परिणाम होंगे इसके, है ना। या फिर क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, क्या पॉजिटिव होंगे। अब नेगेटिव होंगे तो उन नेगेटिव में भी वो देखेगा कि कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो ऐसे पहले वेट देगा चीजों को, तवज्जो देगा, एक हायरार्की बनाएगा, है ना। तो
कि प्रायोरिटी देगा कि भाई ये चीज, इसको मुझे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे पहले डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो वो आगे बोलते हैं कि देखो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना नॉलेज में, आज की करंट वर्ल्ड में नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई है, तो जटिलता काफी ज्यादा आ गई है ना। तो अब आसान नहीं रह गया कि आप एक पर्टिकुलर चीज के हर पहलू पे जोर दे सको, है ना। यानी मतलब आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके जो भी नेगेटिव होंगे मान लो कोई, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर परिणाम पे बराबर ध्यान दे पाओगे। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परिणाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उस पर फोकस कर लो, है ना। मान लो लास्ट में कोई ऐसा रह गया तो वो कम इंपॉर्टेंट होगा तो छूट भी जाएगा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई सेंस ऑफ प्रपोर्शन, इसलिए बोलते हैं कि कितना बल देना है, कितना जोर देना है किस चीज पर, इस चीज को आपको पहले सोचना पड़ेगा। तो इसी चीज पर वो आगे बोलते हैं कि देखो नॉलेज के लिए जब हम जाते हैं, नॉलेज जब गेन करते हैं, तो हमको एक्चुअल में बेसिकली ये देखना पड़ता है कि विजडम जो है ना, मतलब विजडम का मतलब मैंने क्या बताया आपको, मैंने यही तो बताया कि विजडम का मतलब ये होता है कि जो राइटर बोल रहे हैं कि भाई आपने जो नॉलेज गेन करी है उस नॉलेज को सही तरह इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने जब एक पर्टिकुलर रिसर्च करने जा रहे हो, उदाहरण के तौर पर मैं रिसर्च का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि राइटर ने उसी का एग्जांपल दिया है ना। तो आप कोई जगह रिसर्च कर रहे हो तो आपको नॉलेज ही गेन होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई विजडम, हमारी विजडम उतनी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है कि वो नॉलेज कहीं गलत हाथों में तो नहीं पड़ जाएगी। देखो आपने तो नॉलेज, आपने तो एक रिसर्च कर लिया, आपने नई डिस्कवरी कर दी, उदाहरण के तौर पे आपने एटम की डिस्कवरी करी, एटम की नॉलेज गेन करी। अब आपने ये नहीं सोचा उस वक्त कि एटम से एटम एक बम भी बन सकता है, ठीक है, और ये गलत हाथों में पड़ सकता है, और गलत हाथों में पड़ के ये दुनिया का सर्वनाश भी कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपने तो एटम की जानकारी, नॉलेज गेन करने की सोची, नॉलेज तो आपने गेन कर ली, परंतु विजडम आपने ये नहीं सोचा कि इस नॉलेज का इस्तेमाल गलत भी हो सकता है, तो उसको पहले ही कैसे डील किया जाए, है ना। तो कुल मिला के आप, दुनिया में उतनी विजडम डेवलप हुई नहीं है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस नॉलेज को आप दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाले हो, क्या दुनिया में इतनी विजडम डेवलप हुई है कि वो उस चीज को ढंग से इस्तेमाल करे। तो वो चीज समझ गए। तो ये सेंस ऑफ प्रपोर्शन की आपको ध्यान रखना पड़ता है चीजों को। जब आप कोई नॉलेज के लिए जा रहे हो तो आप उसके हर पहलू को समझो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस पहलू पर मुझे कितना जोर देना है, कि जो फ्यूचर में भविष्य में लोगों के सामने होगा और लोग उसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो मैं पहले ही डील करूं इस चीज को। फिर बात करते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस इज अलोन नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट विजडम, मतलब बेसिकली ये एज होगा, है ना। कॉम्प्रिहेंसिवनेस इन अलोन इज नॉट, नहीं सही है, सही है, ठीक है। तो देखो अब आगे बात कर रहे हैं कि किसी टॉपिक पर आपको बहुत गहन, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत व्यापक नॉलेज है, ठीक है। अगर किसी टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर विजडम होगी उतनी पर्याप्त मात्रा में। मतलब किसी टॉपिक पे बहुत अधिक नॉलेज है, हर पहलू उसको सब कुछ पता है, सब कुछ पता होना, नॉलेज होना का मतलब ये नहीं है कि आप में उतनी विजडम भी है, क्योंकि विजडम तो डिफरेंट चीज है कि उस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करना है ना। तो आपके अंदर वाइडर फीलिंग्स होनी चाहिए एक्चुअल में, है ना, उस कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के साथ में। देखो वो एग्जांपल देते हैं हेगल का, कि हेगल को बेसिकली हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो उनमें कोई नॉलेज की कमी नहीं थी, है ना, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी बेसिकली इस टॉपिक पर। परंतु वो बहुत ही नैरो माइंडेड थे और बायस्ड थे, किस बारे में, अपनी फीलिंग्स को लेके। कुल मिला के उनका ये धारणा बना रखी थी उन्होंने अपनी नैरो माइंडेडनेस, क्योंकि जर्मनी के थे, तो बेसिकली उन्होंने अपने देश के प्रति भावना रखते हुए, उनकी एक तरह से झुकाव था, तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो मानते थे कि भाई जर्मनी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का, 400 एडी से, यानी 400 एडी के से उस टाइम से जर्मनी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। अब रियलिटी उनको पता है कि उनकी हिस्ट्री इस फैक्ट को सॉरी जस्टिफाई नहीं करती है, परंतु अपनी आंख बंद कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स की वजह से, फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं कर रखा है ना। तो क्या हो रखा है कि हिस्ट्री नॉलेज पूरी है इनको, हिस्ट्री के बारे में, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, मतलब बहुत नॉलेज है इनको, परंतु नॉलेज होने के बाद में विजडम तो नहीं रही ना इनके अंदर। क्यों? क्योंकि नैरो माइंडेड हो गए, सकड़ी सोच वाले हो गए, अपने देश प्रेम में पड़ के ये सोचने लग गए, मतलब ये इस बात को मान रहे हैं कि भाई जर्मनी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है 400 एडी से, ये नहीं सोच रहे हैं कि हिस्ट्री तो इस चीज को सही नहीं मानती है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है जो विजडम डेवलप करेगा कि भाई आपको नॉलेज बहुत है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है किस टॉपिक पे, बट जरूरी नहीं है कि आप में उतनी विजडम हो। वो विजडम कैसे डेवलप होगी, आपको अपने फीलिंग्स को वाइडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड चीज है एप्रोप्रिएट गोल्स विदाउट पर्सनल प्रेजुडिस, कि आपने कुछ गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे लाइफ में। अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ गोल डिसाइड किए हैं, तो उसमें आपका पर्सनल प्रेजुडिस हावी ना हो जाए, आप किस चीज पे बहुत ज्यादा मतलब इंक्लाइंड ना हो। देखो कैसे देखो आगे बोलते हैं कि भाई आपने सपोज कोई लाइफ में कोई गोल डिसाइड किया, और आपको पता है कि वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, परंतु
अगर वो गोल अचीवेबल ही नहीं है तो मतलब आपने कुछ ऐसा गोल डिसाइड कर दिया जो आप पूरा ही नहीं कर पाओगे, प्राप्ति नहीं कर सकते हो, तो बेकार है ना उस गोल का। भले ही सोसाइटी वो प्राप्त हो जाए तो सोसाइटी के लिए बेनिफिट होंगे उससे, परंतु जो प्राप्ति नहीं हो सकता उस चीज को, तो फिर वो गोल भी किसी काम का नहीं है। वो उदाहरण देते हैं फिलोसफर्स स्टोन और एलेक्सिस ऑफ लाइफ का। फिलोसफर स्टोन आपको पता होगा, फिलोसफर स्टोन वैसा पत्थर है, पारस पत्थर जो बोलते हैं ना, उस तरह का पत्थर है वो, जिस तरह से आपने किसी ने हैरी पॉटर मूवी देखी हो तो किसी को टच कर दे तो वो सोने का बन जाता है, पत्थर का बन जाता है, पता नहीं ऐसा कुछ पहले कोई कि मतलब ये सब कहानियां है कि एक ऐसा पत्थर जो किसी को टच कर ले वो सोने का बन जाए, है ना। तो फिलोसफर स्टोन या एलेक्सिर ऑफ लाइफ का मतलब होता है अमर, कभी आदमी बूढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है। तो देखो, अगर किसी ने कोई ये एग्जाम्पल राइटर ने इसलिए दिए हैं कि भाई बहुत से लोग उस जमाने में बताया क्या था, ये फिलोसफर स्टोन की खोज में निकल जाते थे या एलेक्सिर ऑफ लाइफ की खोज में निकल जाते थे। अरे भैया ठीक है, ये चीज एक्चुअल एक्चुअल में लाइफ में होती, मान लो अगर ये अचीवेबल होती, ये प्राप्त की जा सकती, तो ये बहुत सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिट देंगी, ये चीजें है ना, बेनिफिशियल होंगी। परंतु ये चीजें तो अचीव हो ही नहीं सकती क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर ऐसा गोल क्यों बनाना अपनी भावनाओं में बह के कि भाई मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे तो फिलोसफर स्टोन चाहिए, मुझे तो एलेक्सिर ऑफ लाइफ चाहिए। अरे भाई आपकी पर्सनल प्रेजुडिस, आपकी खुद की भावनाएं इसकी तरफ झुकी हुई हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद कर लो कि भाई ये तो प्राप्त ही नहीं हो सकता तो मैं क्यों जाऊं इसके पीछे, परंतु आप फिर भी जा रहे हो। तो ऐसे गोल लाइफ में नहीं डिसाइड करने चाहिए जो कि अचीव ही नहीं हो सकते बेसिकली। तो ऐसी चीजें क्या करेंगी, विजडम को कम करती है। तो आपको विजडम डेवलप करनी है तो आपको ऐसे गोल डिसाइड करने पड़ेंगे जो कि अचीव हो सके। ठीक है। फिर आगे राइटर बोलते हैं एमेंसिपेशन फ्रॉम टायरनी ऑफ करंट वर्ल्ड, कि भाई जो आज का संसार है ना, वो भाई बहुत ज्यादा तानाशाही से भरा हुआ है, मतलब ग्रीड, सेल्फिशनेस, सब बुराइयों से भरा हुआ है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई लाइफ में इम्पार्शियल नहीं हो सकता, इम्पार्शियल का मतलब जब किसी भेदभाव ना करे, है ना, तो सीधी सी बात है, पूरी तरह इम्पार्शियल तो चलो कोई भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है, इसको तो राइटर बोलते हैं इम्पॉसिबल है। बट एक हद तक, एक सर्टेन डिग्री तक तो लाइफ में इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए ना। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो इम्पार्शियलिटी का मतलब आप कोई भेदभाव नहीं कर रहे दो लोगों के बीच में। जैसे उदाहरण के तौर पर दो लोग हैं, अब एक मान लो आपका रिलेटिव है और दूसरा रिलेटिव नहीं है, आप दोनों का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब आप जो आपका रिलेटिव है उसको ज्यादा नंबर दे रहे हैं, दूसरा वाला, बल्कि दूसरा बंदा वो टैलेंटेड ज्यादा है परंतु आप उसको नंबर ज्यादा नहीं दे रहे, तो ये आपकी इम्पार्शियलिटी थोड़ी हुई, आप तो भेदभावी हो गए। ठीक है ना। तो ये चीज कि देखो, जब आपका किसी चीज के साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, आपका लगाव जुड़ा हुआ है, तो आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को फायदा देने के लिए आप बुरे काम करोगे, आप ऐसे काम करोगे जो कि सोसाइटी की लार्जर, मतलब एक तो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है ओवरऑल। तो ये चीजें क्या है, बुराई डेवलप करेंगी आपके अंदर, आपको बुराई करने पर मजबूर करेंगी। इसलिए वो बोलते हैं कि आप पूरी तरह इम्पार्शियल नहीं हो सकते, ठीक है माना, थोड़े बहुत तो लगाव रहेंगे, परंतु एक हद तक तो इम्पार्शियल रहे लाइफ में, किसी लोग मतलब एक हद तक तो भेदभावी ना बने, मतलब। तो उस चीज पर फोकस करने के लिए बोलते हैं राइटर कि भाई इस संसार को टिरैनी, किसकी टिरैनी, लोगों की खुद की भावनाओं की टिरैनी, लोगों की खुद की, क्योंकि भावनाओं में बहकी गलती करते हैं, तो उनकी टिरैनी से आजाद होना पड़ेगा एक हद तक तो। फिर वो बोलते हैं विजडम कैन बी टॉट एंड शुड बी इंक्लूडेड इन एजुकेशन, कि भाई विजडम को सिखाया जा सकता है और ये एजुकेशन में इंक्लूड की जानी चाहिए। अब अब ये तो आपको बेसिकली वो एक उदाहरण, कुछ एग्जांपल और देते हैं, देखो ना। वो बोलते हैं कि जो बुराई होती है ना, एविल बुराई होती है समाज में, उसको डील करने के लिए हमको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए और मिनिमम फोर्स का। तो वो विजडम सिखाने को किस तरह से बोल रहे हैं, वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि कोई भी समस्या आए ना, उस समस्या को समझ के उसे डील करने की कोशिश की जानी चाहिए, ना कि सीधा सीधा ताकत का इस्तेमाल करो कि दबा दो। मान लो कोई, सपोज उदाहरण के तौर पे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मजदूर लोग वगैरह, ठीक है। अब मजदूरों को कुछ डिमांड है तो वो सामने हड़ताल पे चले गए। अब मालिक ऐसा तो है नहीं है कि सीधा मतलब पावर का इस्तेमाल करके उनको पीट पाट के उठा के लाठी चार्ज करवा देगा और उनको भगा देगा, उनको मजबूर कर देगा चलो काम पे जाओ। ये तरीका तो सही नहीं है, फोर्स का इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए जब तक कि सामने वाला अटैक ना करे, मतलब उस तरह की चीज ध्यान रखनी चाहिए। जब खुद की प्रोटेक्शन के लिए मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब बेसिकली ज्यादा से ज्यादा क्या इस्तेमाल करना चाहिए, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यूज होनी चाहिए। तो उसकी बोल रही है इससे विजडम डेवलप होती है। तो ये चीज का वो एग्जांपल देते हुए मतलब वो बोलते हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, हेनरी फोर्थ, अब्राहम लिंकन, ये वैसे लोग थे जिन्होंने लाइफ में मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल किया और मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल किया, और ये काम करता है ये मेथड। ठीक है। तो ये हो गए वो फैक्टर्स जो पूरे ऐसे में उन्होंने काम मतलब यूज किए हैं, एक तरह से मतलब बताए हैं कि विजडम कैसे डेवलप की जा सकती है लाइफ में, क्या क्या किस तरह की भावनाएं रख के, किस तरह की सोच रख के, किस तरह का एटीट्यूड रख के। फिर देखो आगे राइटिंग स्टाइल पे आते हैं हम लोग। जो बर्ट्रैंड रसल हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल किस तरह की है,
देखो बर्ट्रैंड रसल कि जो ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो कंसेप्चुअली बड़े ही जटिल होते हैं। जैसे नॉलेज एंड विजडम इतना इजी नहीं समझना, तो कंसेप्ट तो टफ होता है, परंतु रसल उनको इतना इजी लूसिड और लेमन लैंग्वेज में लिखते हैं, आम जनता के हिसाब से लिखते हैं, मतलब कि वो समझ में आ जाते हैं वो टॉपिक इतने जटिल होने के बावजूद भी। ये इनकी स्टाइल है। और ये कभी भी मतलब अनऑर्थोडॉक्स या डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी, कोई टफ मीनिंग्स या इस तरह की चीजों पर डिपेंड नहीं करते अपने टॉपिक को समझाने के लिए। इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, इजी वर्ड इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज्यादा एप्ट एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये इनकी राइटिंग स्टाइल है। अब इसमें आप और ये दिखाओ, देखो मैंने तो सिर्फ इतना लिख दिया है, आप इसमें ये समझाओ, आप कोट करो कि देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, ये कोट है, ये इस तरह के सेंटेंस लिखे हैं इन्होंने। आप वो चीजें अपने टेक्स्ट में से उठा के डालो, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखो मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं ये मान के चलूंगा कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ तो ये गलत बात है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, सीखना तो आप ही को है, खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे। तो मैं गाइड कर रहा हूँ, आप मेहनत करो अपनी तरफ से। फिर कंक्लूजन हो गया भाई कि वही कि सर्टेन डिग्री ऑफ विजडम हम सीख सकते हैं लाइफ में, और ये बेसिकली ट्रेडिशनल जो मेथड है ना वो काम नहीं करेंगे। हमको थोड़ा सा टीचिंग में इनोवेशन लाना पड़ेगा सिखाने के लिए, विजडम सिखाने के लिए, लाइफ में मॉरलिटी लाने के लिए। तो राइटर उसी को बोलते हैं कि भाई देखो हमको समझना पड़ेगा कि नॉलेज तो इंक्रीज हो चुकी है पर विजडम इतनी इंक्रीज नहीं हुई है। हमको इस वर्ल्ड को बुरे परिणामों से बचाने के लिए विजडम डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम विजडम डेवलप नहीं करेंगे तो हम नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे और बुरे से बुरे परिणाम निकलेंगे इस संसार के लिए। तो ठीक है बच्चों, ये अपना क्रिटिकल एनालिसिस हो गया नॉलेज एंड विजडम का। इसमें आप अपनी तरफ से और चीजें मैंने बताया आपको वो जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। तो आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा और आंसर ज्यादा कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।